नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पिछले दिनों केरल में एक बम धमाका हुआ। 5 मिनट के अंदर 3 बड़े धमाके हुए, जिसका टारगेट था ईसाई। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं, कमर आगाजी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे केरल की। केरल में सर 5 मिनट के अंदर 3 धमाके हुए। 2000 जो लोग थे वहां पे पूजा कर रहे थे। अच्छा। तो सर इस हमले के आप क्या मायने निकालते हैं? भाई देखिए, हमला इस तरह का मिलिटेंट कोई भी हो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है कहीं भी, उसका खंडन करना चाहिए सभी को। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, इसके तह तक जाएंगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। और अगर कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ उसको बैन भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरी बात यह कि ये केरल में हम ये देख रहे हैं, इस तरह की गतिविधियां काफ़ी समय से चल रही हैं। वहाँ के लोग अंदर स्टेट में इतना नहीं थे, मगर ये कि वो लोग वहाँ पे खासतौर से मुसलमानों के एक सेक्शन में काफ़ी एक्सट्रीमिज्म नज़र आती है। वहाँ से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ISS ने जब अपनी खिलाफत कायम की इराक और सीरिया में, वहाँ भी गए थे। जाने वालों में अधिकतर जो भारत से लोग गए थे वो केरल के ही थे। केरल में ये एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत नज़र आते हैं कम्युनिटी के अंदर। दूसरी बात ये है कि केरल में एक बड़ी संख्या में मुसलमान और दूसरे लोग भी अरब कंट्रीज़ काम करने जाते हैं, और वहाँ से ये प्रॉब्लम लेके आए। वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ भी सेल्फी आइडियोलॉजीज थी, हालांकि अब सऊदी अरबिया उसको तो सप्रेस कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन ये कि यहाँ पे अभी इस तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। और ये जो है, अगर इस समय अगर कोई भी इस तरह का मिलिटेंट एक्टिविटी वहाँ होती, मैं समझता हूँ कि उसको जितना भी सब पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी खंडन करना चाहिए। सर जैसे कि आपने अभी बात की IS की, और आपने ये भी माना कि बाहर से, यहाँ से जो लोग जाते हैं बाहर काम करने, वो आइडियोलॉजी लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था, द केरला स्टोरी मूवी आई थी, जिसमें बहुत विस्तार से दिखाया गया था किस तरीके से जो केरल में जो लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इन सब चीजों को देखते हुए क्या केरल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो थोड़ी सी सतर्क रहे और जमात इस्लामी, जिसका नाम बार बार आ रहा है, उस पर भी पाबंदी लगाए? क्योंकि जमात इस्लामी भी सिमी से ही, जो सिमी जिस पर अभी रोक लगी हुई है, वो भी जमात इस्लामी से ही तो निकला हुआ है। वो जमात इस्लामी से निकला था, लेकिन जमात ने उसको डिसोन कर दिया था, और वो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन लोगों ने जमात में कोऑपरेट भी किया था, और उसको बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये है कि, लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि जमात इस्लामी को लेके भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन पे नजर रखनी चाहिए। बैनिंग के ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को वो रहता है, इसी के बैन करने से ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हो जाती। कई बार इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया और वो और ज़्यादा बड़ी हो गई। लेकिन बहुत से ऐसे मेथड हैं, अगर गवर्नमेंट देखेगी कि बहुत डेंजर है स्टेट सिक्योरिटी को, तो बैन भी कर सकती है। ये हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास हमारी जो एजेंसीज हैं इन पर भरोसा रखना चाहिए। दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी हमेशा सराहना किया है, हमारी जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए जितने अंग हैं उन सबका। और वो इसका जो भी होगा इन्वॉल्व, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी पता चल जाएगा और उनको सजा भी मिलेगी। सर जैसे आपने कहा कि बैन जब करते हैं कभी कभी परेशानियां बढ़ भी जाती हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या ऑप्शन है? ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, गवर्नमेंट के पास। लेकिन सर आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो लोग इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त सजा लेनी चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट समझती है कि उनको बैन करने से फायदा होगा तो गवर्नमेंट को तुरंत बैन भी। नहीं सर, बैन की बात मैंने आपकी मानी। आपने कहा कि बैन करने के बाद क्या होता है, कभी कभी परेशानी बढ़ जाती है, तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट असेस करती है कि परेशानी बढ़ेगी, बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है डिमांड कर सकते हैं,
हमारी डिमांड ये होगी कि अगर ये इस तरह के डिवीजन सोसाइटी के अंदर फैला रहे हैं, अगर ये पोलराइज कर रहे हैं, तो इनकी गतिविधियों को रोकना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो इनको बैन भी कर देना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। लेकिन सर, जिसको गतिविधि रोकनी चाहिए वो तो खुद दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे गाजा में हुए हमलों के खिलाफ। मैं अगर वहां के सीएम की बात करूं, देखिए दो चीजें हैं, एक तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे ये है कि सेंटर की भी आ जाती है, देखती सेंटर भी देखती कि जो वहाँ पे गतिविधियां हो रही हैं अगर उसका इम्पैक्ट बाकी स्टेट पे पड़ रहा है, और क्योंकि जमात इस्लामी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये भारत की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ले सकती है उसके ऊपर डिसीजन। ये एक कंबाइन है, इलेक्शन ईयर है, वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे जो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है वो समझती है कि इनके पास वोट अच्छे हैं, वो उनके सोच की अलग तरीका है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर में है। अब मैं समझता हूँ कि वो असेस कर रहे होंगे सारी चीजें और जल्दी ही हमें पता चल। अच्छा सर, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अगर राज्य सरकार नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार ले ले, लेकिन सवाल यहाँ पे फिर से वही है कि राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? राज्य सरकार पे प्रेशर डालना चाहिए, गवर्नमेंट के पास बहुत से, गवर्नमेंट डिसमिस भी कर सकती है अगर चाहे तो, सिक्योरिटी के नाम पे अगर ज्यादा निपटते हैं, ऐसे तो नहीं करेगी, लेकिन अगर ज्यादा फैलता है या कुछ उसको लगता है कि सरकार हैज बिकम ए थ्रेट टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड टू द सेंटर, तो गवर्नमेंट उनको डिसमिस भी कर सकती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकती है, और ऐसा पहले हुआ है। इनस्टेबल गवर्नमेंट रही है या डिविजन्स रहे हैं या किसी वजह से कई बार स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस पीरियड में हमने देखा है, तो हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट इसमें बिलीव नहीं करती है, लेकिन ये कि अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी। बिल्कुल सर, अगर ज्यादा फैलने का सवाल है तो अगर किसी परिवार से एक इंसान भी जाता है तो उस परिवार से पूछिए कि क्या दर्द उन लोगों के बीच में होता है। तो यहाँ पर कई सारे लोग अभी भी घायल हैं। एक बच्ची जो 12 साल की थी वो पूरी तरह से जल गई थी 90%, और फिर उसकी अब मौत भी हो गई है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी घटनाएं हैं और इनको दिल दहलाने वाली घटना है इस तरह के हरकतें होना, और इनको तर्ज पे रख के सरकार को कदम उठाना चाहिए था अभी तक। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जरूर उठाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट पे भी मैं समझता हूँ इस समय काफी प्रेशर है, अगर वो नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। सर, एक और बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है कि आई स्टैंड विद इजराइल, और जो जितनी भी लेफ्ट की पार्टियां हैं, चाहे वो उसमें चाहे सीपीआईएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एआईएमआईएम हो, ये सबकी विचारधारा एक कैसे हो जाती है? देश हित भी कोई विषय है कि नहीं है? देखिए दो चीजें हैं इनकी, एक तो पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी में डिसेंट होता है, नंबर वन। नंबर दो, इसमें अलग अलग धाराएं हैं, ऐसी बात नहीं कि सब एक से हैं। इसके अंदर कांग्रेस की जो है वो पैलेस्टाइन को बहुत एग्रेसिवली सपोर्ट करने की नीति, लेकिन कांग्रेस ने भी इजराइल के साथ संबंध बनाए थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और कांग्रेस के भी संबंध इजराइल के साथ। लेकिन अब भी वो संबंध क्यों नहीं दिख रहे हैं? अभी सिर्फ एक तरफा फिलिस्तीन की तरफ क्यों जा रहा है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक उन्हें मिल जाए अभी आने वाले चुनावों में? नहीं, मुस्लिम वोट बैंक, yes, that must be one of the reason, I can believe, I can accept that, but otherwise also उनकी जो पॉलिसी रही है वो कंसिस्टेंट है पैलेस्टाइन की, उसमें कभी कोई चेंज नहीं रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इजराइल के साथ आतंकवाद के मुद्दे पे पूरी तरीके से खड़ा है, लेकिन जहाँ तक और चीज़ों का सवाल है, 2 स्टेट सोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी विश्वास है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। भारत का मानना ये है कि ये जो सोल्यूशन होना चाहिए ये बातचीत के माध्यम से होना चाहिए, वायलेंस इसमें नहीं होना चाहिए। हम लोग अमन शांति में बिलीव करते हैं, हम यही चाहते हैं कि बातचीत हो, और बातचीत के बाद जो एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, पैलेस्टाइन स्टेट का गठन होना चाहिए साइड बाय साइड। ये हमारा अकेला नहीं है, अमेरिका का भी यही स्टैंड है, और यूरोपियन यूनियन का भी ये काफ़ी समय से स्टैंड है, और इसके ऊपर भारत आज भी कमिटेड है। भारत पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है। भारत ने पैलेस्टाइन के अंदर जिस समय वहाँ पे हो रहा है उनको भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी मेडिसिन, फूड और बहुत सी चीज़ें सप्लाई की हैं, और भी आइंदा आने वक्त सप्लाई करेगा। भारत पैलेस्टीनियन स्टूडेंट, पैलेस्टीनियन
स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी देता है, बहुत से प्रोजेक्ट भी भारत वहाँ पे चलाता है। लेकिन भारत आतंकवाद के टोटली खिलाफ है। भारत के बड़े घनिष्ठ संबंध इसराइल के साथ है। इसराइल हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है, उनमें हमारा भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन, ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन, ये सब हमारा उनके साथ चल रहा है। हम इसराइल को भी जो गवर्नमेंट है वो उसके ये टोटली, जब अगर आतंकवाद या इस किस्म का कोई मुद्दा होता है तो उसके साथ टोटली खड़ी भी नजर आती है। सर ये तो हुई कि केरला की बात हुई और बाकी पार्टियां जो है विपक्ष की, उनके बारे में बात हुई। लेकिन पिछले दिनों जो केरल में प्रोटेस्ट चली, उसमें ईसाई यहूदियों को समाप्त करो के साथ साथ एक नारा और गूंजा था, वो था बुलडोजर हिंदुत्व। तो क्या अब हिंदू को भी टारगेट करने की नीति बन गई है और ये विचारधारा बाहर से आ रही है, और इसको सपोर्ट क्या केरल सरकार और बाकी लेफ्ट के नेता कर रहे हैं? देखिए, ये एक पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, और ये इनकी आइडियोलॉजी रही है, इनका विश्वास भी रहा है। ये हमेशा इनकी कोशिश होती है कि मुस्लिम समुदाय को अलग कर दो समाज से, और ये इनकी हमेशा कोशिश रहती है। दूसरी बात ये है कि ये इनके अपने को चैंपियन करती है इस्लामिक काज के नाम पे। ये सेकुलर नहीं है। ये इनका मानना ये है कि मुसलमानों को शरिया लॉ की भी परमिशन, एक समय में ये डिमांड कर रहे थे, शरिया लॉ तक की डिमांड कर रहे थे। और ये हमेशा इनकी कोशिश होती है कि किसी भी जरिए से मुस्लिम को अलग, मुस्लिम ये सेकुलरिज्म में नहीं बिलीव करते। और दूसरी बात ये कि इनके यहाँ काफ़ी एक्सट्रीमिज्म भी मुझे नज़र आती है। इन्हीं में से सिमी भी निकली थी, एक स्टेज था जिसको भारत को बैन करना पड़ा, जिसके बहुत से लोग वहाँ भी गए जब इराक में और सीरिया में खिलाफत बनी। ये एक बड़ी समस्या है भारत के लिए। सर ये मुस्लिमों को आपने बोला कि अलग, मुस्लिम जो है वो अपने को अलग समुदाय दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों, वो अलग समुदाय नहीं दिखाना चाहते, वो सबको खत्म करके सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वो कभी क्योंकि हिंदुओं को टारगेट करना, यहूदियों को टारगेट करना, ये सब कहाँ जाते हैं ये संकेत? ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। जमात इस्लामी की स्वयं मुसलमानों में बहुत बड़ी सपोर्ट बेस नहीं है। जमात बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि उनकी लीडरशिप उसको मिल जाए, लेकिन उसकी बातें नहीं मानती मुसलमान। जमात पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि इलेक्शन लड़े। अलग अलग नाम से भी कोशिश की मुस्लिम जमातें, कभी इलेक्शन नहीं। MIM भी इसी कोशिश में लगी रहती है, और उसको भी 1-2 सीट से ज़्यादा नहीं मिलती, कभी नहीं मिल पाई। यूपी में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, हार गए हमेशा। तो नहीं समझता कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम विल लिसन टू देम और गो विद देम। लेकिन अगर हैदराबाद को देखें तो हैदराबाद एक सिटी है, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये वहाँ पे है, वहाँ पे जमे में है, वहाँ ये कामयाब भी है। और इनको कामयाब इसलिए हुए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी, मानते हैं आप इस बात को? जहाँ पॉपुलेशन है, बहुत सी जगह पे हम मुसलमानों की यहाँ पे पॉपुलेशन है जिसमें वो जीत सकते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं देते। यहाँ पे है वेस्टर्न यूपी में, इस एरिया में भी बहुत सी जगहों पे है जहाँ पे जीतते। MLA नहीं जीत पाते, इनके लोग MLA भी नहीं जीत पाते। देखिए, ये एक हजारों साल पुराने, 1000 साल से संबंध है, ये ऐसे थोड़ी न टूट जाते हैं। सोशल कंट्रैक्ट होता है, बनता है, डेवलप होता है। ये इस तरह की आइडियोलॉजी है और इनको खंडन करना चाहिए, इनको कंडेम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ मुसलमानों को निकल के बोलना चाहिए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को बोलना चाहिए इनके ऊपर। मुश्किल ये है कि लिबरल मुस्लिम्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इतने कमज़ोर हो गए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, और यही लोग हमेशा चैंपियन करते रहते हैं इस तरह की बातें। सर जैसे हमने ISIS का देखा, केरला में जो लड़कियां गई, जो धर्म परिवर्तन हम देख रहे हैं, नहीं हो रहा जितना वो सोचते हैं। इसको सपोर्ट बेस नहीं है मुसलमानों में। ये ग्रुप है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ISIS की देखो क्या हालत थी, तालिबान की क्या हालत थी। वहाँ पे इसी आइडियोलॉजीज का एक्सट्रीम फॉर्म वो था, तालिबान और अब दोनों का मतलब। लेकिन सर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये खत्म हो गए, ये तो आज भी सक्रिय है ना सर।
तालिबान, ये आईएसआईएस। लोग जो है जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसका मिस यूज करके यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्पेस जो इनको मिलता है यहाँ पे उसका मिस यूज करते हैं और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरी समझ। चलिए सर, ये तो हो गई देश की बात। अगर हम आए ये पूरा मामला, अगर हम यहूदी की बात करते हैं तो फिर जिक्र आता है इजराइल का, इजराइल और फिलिस्तीन का। तो सर इस युद्ध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये युद्ध मेरे हिसाब से जो हमास जरूर कोशिश कर रही होगी कि ये यहूदी और मुसलमान का बना दे, लेकिन जनरल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और दूसरे जो लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियंस हैं, दे डोंट बिलीव इन हमास। हमास बहुत वीक हो गई थी, उसने अपने को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए जो अभी किया है। और दूसरी बात ये कि हमास जो है ये एक ज़रूर इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहाँ पे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनसे ज़्यादा पावरफुल है, और वहाँ के अंदर क्रिश्चियन और पैलेस्टीनियन, क्रिश्चियन और मुस्लिम मिल के लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं, ऑक्यूपेशन के खिलाफ है। वो सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने का उनका प्रयत्न है जिसके ऊपर चल रहा है, या जिसको भारत भी सपोर्ट करता है वहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाम। लेकिन सर हमास इन दिनों जो भी कर रहा है, जो वीडियोस हम देख रहे हैं ट्विटर पे लगातार देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जिसे आप देख नहीं सकते हैं। जिंदा जला दिया गया था इजराइल के नागरिकों को, और अभी हाल ही में 2 सैनिकों को जंजीर से बांध के जिंदा जलाया गया था। ये जब पता है कि हमास गलत है, हमास ये सब कर रहा है, तो फिलिस्तीन एक स्टैंड क्यों नहीं लेती है उसके खिलाफ? फिलिस्तीन ज्यादा नहीं, कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं है जिससे पता चले। एक इलेक्शन फिलिस्तीन खड़ा होके क्यों नहीं बोलता है इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि जी हमास गलत है, इसको हमसे बिल्कुल अलग कर दिया जाए? बोलते रहते हैं भाई, खंडन करते रहते हैं। जब इस वक्त एक जंग चल रही है एट द मोमेंट, इस वक्त नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत से लोग कंडेम करते हैं। पर सर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए था ना सर, ये अभी तो बोलना चाहिए था, यही तो मौका है। दोनों चीजें हो जाती है ना। इस समय जो ये आप बता रही हैं, यूरोप और अमेरिका में इतने क्यों डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ? ये भी तो एक बड़ी समस्या है। वहां पे क्यों नहीं, जो हमेशा से इजराइल का जिन्हीं ने समर्थन किया। दोनों चीजों को हमको देखना पड़ेगा, एक उससे नहीं बात बनती है। अगर आप हिंदुस्तान में भी ले लें तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है नॉन मुस्लिम्स का जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उनके रियल काज को। गवर्नमेंट उनके जो आतंकवादी गतिविधियां उसको नहीं मानती, लेकिन अदरवाइज वी सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन। लेकिन ऑफिशियल स्टैंड तो उसका इजराइल की तरफ गया है ना, और रिश्ते दोनों देशों से अच्छे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। इजराइल से भी अच्छे हैं, फिलिस्तीन से भी अच्छे हैं। इजराइल तो हमारा बहुत ट्रस्टेड एलाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इजराइल के साथ हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, इजराइल के साथ हम डिफेंस, हमारा कॉपरेशन बहुत डीप रूटेड है। हम उनके साथ को प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें बना रहे हैं। आने वाले समय में और भी हमारा ये जो कॉपरेशन है बढ़ेगा। एंटी टेरर हमारे जो कॉपरेशन है इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं। फिर इजराइल के साथ हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ों के अंदर इजराइल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ में हमारी अरबों से भी अच्छी दोस्ती है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। सर अगर हमास पे वापस आए, तो अगर हमास को खत्म करने की बात हो तो कैसे खत्म कर सकते हैं? कौन इनको, देखिए, ये किसके दम पे ये फल फूल रहे हैं? दम तो लोकल है, दम तो इनका ये है कि वहां पे जो ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से ये बोलते हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी बनती है। और जब तक ऑक्यूपेशन रहेगा इस तरह की संस्थाएं वहां पे चलती रहेंगी, खत्म नहीं होती। और इसीलिए इंडिया बार बार कहता है कि भैया टू स्टेट सोल्यूशन करो, सब कोई साथ मिलकर रहो। और अधिकतर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही बात मानती है कि टू स्टेट सोल्यूशन अल्टीमेटली। तो ये जो है इस तरह की आइडियोलॉजी। और दूसरी चीज़ ये कि हम इस वजह से भी पनप गई कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से इजराइल ने वायदा किया था वो पूरा ना होने की वजह से हमस जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसमें ये आ गया। लेकिन इस समय हमस बहुत वीक है, वहाँ पे थी हमस की सपोर्ट बेस वहाँ पे नहीं था बिल्कुल। उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए उन्हीं ने
और दूसरी बात ये कि इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं इनको बाहर से भी मदद मिल जाती है उन लोगों से जो इजराइल के खिलाफ हैं या जो चाहते हैं कि वहाँ पे इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ना चाहिए। बगल में जो बहुत से देश हैं जो उनको सपोर्ट भी करते होंगे और चाहते भी। सर क्योंकि आप विदेशी जानकार हैं, काफी अच्छी जानकारी आपकी है, मैंने काफी टाइम आपसे उस इंटरव्यू से पहले भी आपसे बातचीत की, तो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से क्या भारत पर कोई फर्क पड़ेगा? हमारे संबंध क्योंकि दोनों से बहुत अच्छे हैं और मतलब मैं नहीं समझता कि डायरेक्ट फिलहाल हमें, हाँ अगर ये युद्ध रीजन में फैल जाती है तो भारत पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर रीजन में फैलेगी तो तेल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। उस स्थिति में हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। ये एक समस्या हम लोग के सामने खड़ी है। तो सर इजराइल का फ्यूचर क्या है, क्योंकि वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है? देखिए एक बार मसले सेटल हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी प्रॉब्लम होगी। इसी के मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन और जूस हिस्टोरिकली दे लिव टुगेदर, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यूरोप में थी जहाँ पे जूस को मारा जा रहा था। ये सर पिछले दिनों भी हमने देखा। अभी तो दूसरा इजराइल के ऑक्यूपेशन की वजह से बहुत सी चीजें थी। इससे पहले जो प्रॉब्लम थी यहूदियों की वो यूरोप में थी और अमेरिका में थी जहाँ पे ये मारे गए। यहाँ से इनको फिर दोबारा ये हुआ कि इनको यहाँ से निकाल के उन्होंने पैलेस्टाइन में लाके सेटल किया गया। होलोकॉस्ट यूरोप में हुआ था, नहीं हुआ था, एशिया में नहीं हुआ था, अफ्रीका में नहीं हुआ था या लैटिन अमेरिका में नहीं हुआ था। वहाँ पे ये लोग रह रहे थे जिसमें 6 मिलियन से भी ज्यादा ज्यूस मारे गए थे, वो जर्मनी में। वो तो था सर, उसके बाद सर इजराइल फिलिस्तीन में भी कई बार जो है वो छुटपुट घटनाएं होती रही हैं। देखो उसकी कई कारण हैं। एक तो सेटलमेंट पॉलिसी जो इजराइल की रही है ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, फिर दूसरी ये कि जो उनके जो प्रॉमिसेस हुए थे उनको पूरा न होने के कारण इन सब चीज़ों की वजह से झगड़े में जो तुम जिनको बताई। और ये है कि मैं दोबारा से मैं यही कहूँगा कि इमीडिएटली बेस्ट टाइम है अमेरिका को पहल करनी चाहिए और निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए। कि युद्ध आगे नहीं बढ़ना चाहिए और यहाँ पे भी जितनी जल्दी हो सके, वरना अदरवाइज एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है सभी देश। समस्या सर हम देख ही रहे हैं, अभी समस्या आते आते भारत में आ गई है। भारत के केरला में खालिद मशाल वर्चुअली ऐड होते हैं, ठीक है, और वो उनका बयान आप समझ सकते हैं, भड़काऊ बयान ही होता है हमेशा ऐसे लीडरों का। उसके बाद फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकाली जाती हैं, और तो और जब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे हैं उस टाइम पर उन पर अटैक किया जाता है। इन सब को लेकर मैं बस जाते जाते आपसे आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। नहीं, ये तो जितना इसका खंडन किया जाए कम है। आतंकवाद तो किसी सूरत पे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये भी है ना कि आज इनकी हिम्मत हो गई है केरला में, कल कहीं और करेंगे, कहीं और करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसके लिए हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारी, वो बहुत सक्षम है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनको रोकने में कामयाब होंगे। उनको थोड़ा समय देना चाहिए, और पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट हुए हैं। हमने देखा है कि केरल से लोग ISS में भी गए, ज्वाइन भी किया उनसे, लेकिन बाद में उनको वहाँ से उनको कामयाबी नहीं मिली वहाँ पे केरल में। फिर दोबारा से इस तरह की ताकतें वहाँ पे पनप रही हैं, केरला में ही पनप रही हैं। केरल में भी कुल मिलाकर जो केरल है वो एक हब बन गया है। एक हब इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफे भी हमारी एजेंसीज जो है वो इनको दोबारा कंटेन करने में कामयाब हो जाएंगी। चलिए सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।